बच्चों, वेलकम टू जोश एजुकेशन। मैं निर्मला आपके साथ। बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर साइंस का क्लास 9th के लिए। सेक्शन 1 हमने डिस्कस कर लिया था और सेक्शन बी हम आज डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए डिस्कस हो गया था। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सेक्शन ए में 1 मार्क के आंसर्स होते हैं। सेक्शन बी हम आज डिस्कस करेंगे तो उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 36 तक जो हैं ये सेक्शन बी में आएंगे और इनके जो आंसर आपको करने होते हैं वो जनरली 30 वर्ड से 50 वर्ड्स तक करने होते हैं। इनकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 30 वर्ड से लेके 50 वर्ड्स तक होती है। तो हम सेक्शन बी की तरफ देखते हैं। सेक्शन बी जो है उसमें हम शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए, ये आ गया आपका सेक्शन बी। ये रहा सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, बर्फ के ठंडे पानी से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें हमें क्यों दिखाई देती हैं। अगर हम इंग्लिश में कहें तो ये क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि हम फ्रिज से बॉटल निकालते हैं और टेबल के ऊपर रख देते हैं तो थोड़े टाइम बाद टेबल पे पानी पानी हो जाता है, बॉटल के बाहर भी पानी लगा हुआ होता है। तो यही क्वेश्चन है कि ये बूंदें कहाँ से आ जाती हैं। तो इसका जो आंसर है बेटा, इसका आंसर ये है कि जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होती है एयर में वो ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आती है। बॉटल ठंडी होती है जब आप फ्रिज से निकालते हो तो जैसे ही उसके कांटेक्ट में वाटर वेपर आती है तो वो कंडेंस हो जाती है और उसके बाद वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएगी और वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी और बॉटल के ऊपर चिपक जाएगी, है ना। तो ऐसे ही ग्लास के लिए हम लिखेंगे। हिंदी वाले बच्चे भी एक बार सुन लें कि जो ग्लास में जो भी हमारी वायु में उपस्थित जलवाष्प होती है वो ठंडे ग्लास के बाहरी सतह के संपर्क में आने पर संघनित हो जाती है। कंडेंस मतलब संघनित हो जाती है और जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। ठीक है, तो ऐसे हमें वो बूंदें नजर आती हैं। इसी के साथ चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्रवों का घनत्व सामान्यतः ठोसों की तुलना में कम होता है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि बर्फ पानी पर तैरती है। ये कह रहे हैं कि जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी जो है वो कम होती है सॉलिड से, लेकिन फिर भी बर्फ जो है वो पानी में तैरती है। इसका रीज़न बताइए। तो बेटा इसका रीज़न ये है, वैसे तो लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है, लेकिन बर्फ़ के केस में क्या होता है कि बर्फ़ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। तो बर्फ़ जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसी से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो पानी पर तैरने लगती है। तो आपको ये लिखना है। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि बर्फ़ का आयतन अधिक होता है जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है, इसीलिए वो पानी पर तैरती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं, भंडारण के दौरान यानी कि जब हमारी फसल पक गई, सब कुछ हो गया, हमने उसे स्टोर कर लिया, ठीक है, तो तब अनाज के नुकसान के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। मतलब कि जो फसल है वो बिल्कुल उग चुकी है, आपने काट ली है, उसके बाद जब आपने उसे संभाल के रखा हुआ है, कहीं स्टोरेज उसको किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है, तो तब कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है। इंग्लिश में कहेंगे, व्हाट फैक्टर्स में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसके लिए बेटा 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 कारक जिम्मेदार होते हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारक में आएंगी जिंदा चीज़ें जैसे कीट, जैसे कृंतक, चूहे, फफूंदी, घुन, जीवाणु आदि, ये आएंगे जैविक कारक में। ठीक है, जो लाइव चीज़ें होती हैं। और अजैविक कारक में आएगा नमी और ताप। टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी नुकसान हो सकता है,
टेम्परेचर कम है तो भी नुकसान हो सकता है, और अगर नमी है तो भी नुकसान हो जाएगा। तो जैविक कारक और अजैविक कारक दो थे, इंग्लिश वाले बच्चे सुन लें। बायोटिक फैक्टर्स आएगा बेटा और एबायोटिक फैक्टर्स आएगा। बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगी, माइट्स और बैक्टीरिया। एबायोटिक फैक्टर्स में आएंगे मॉइस्चर और टेम्परेचर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, अनाज के नुकसान के लिए। 23rd क्वेश्चन में ये कहते हैं आप कैसे पुष्टि करेंगे कि आपको दिया गया रंगहीन तरल शुद्ध पानी है। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। आपको एक कलरलेस वाटर दिया गया है, ठीक है, तो कलरलेस लिक्विड दिया गया है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो कलरलेस लिक्विड जो है वो प्योर वाटर ही है। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे बॉईल करेंगे और उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। हम दिए गए जो लिक्विड है उसको उबालेंगे और हम देखेंगे कि वो कितने डिग्री पर उबलने लगता है। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लगता है बेटा। अगर आप उसे केल्विन में देखोगे तो 273 प्लस करोगे उसमें तो आएगा 373 केल्विन। तो वो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लगता है, ठीक है। तो अगर वो इतने में बॉईल हो रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये प्योर वाटर है। तो आपको यही लिखना है, ठीक है। इसी के साथ चॉइस में जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है समांगी और विषमांगी मिश्रण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इनके बीच में आपको अंतर बताना है। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो बेटा पहला पॉइंट तो यही है कि जो होमोजीनस मिक्सचर होता है, यानी कि जो समांगी मिश्रण होता है, उसका जो कॉम्पोजिशन होता है बेटा पूरे सॉल्यूशन में वो सेम होता है ना, पूरे मिक्सचर में सेम कॉम्पोजिशन होता है। जबकि जो विषमांगी मिश्रण है, जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है, उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, कहीं कम भी हो सकता है, कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। समांगी और विषमांगी यही है कि समांगी में थ्रू आउट सोल्यूशन या थ्रू आउट पूरा मटेरियल जो है वो सेम कॉम्पोजिशन होता है और विषमांगी में नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि समांगी मिश्रण में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी हमने मिक्स किया है उसे हम देख नहीं पाते कि हमने क्या मिक्स किया, क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। जैसे मान लिया आपने पानी में नमक डाला तो वो पूरी तरह से घुल गया, अब आपको नमक उसमें नज़र नहीं आएगा। तो समांगी मिश्रण में नज़र नहीं आता है, ठीक है। और जो उसके घटक हैं वो उनको हम आसानी से नहीं देख सकते, जबकि विषमांगी मिश्रण में जो घटक हैं वो नज़र आ जाते हैं, वो पूरी तरह से घुलते नहीं हैं तो वो नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस हैं, दो डिफरेंस बहुत हैं 2 मार्क्स में, ठीक है। इतना भी अगर आप लिखाएंगे तो यू विल गेट मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक ऑटोमोबाइल वाहन का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि वाहन को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ रोकना है तो वाहन और सड़क के बीच कितना बल होना चाहिए। इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ दे रही हूँ। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? इसमें बेटा पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको दिया क्या क्या हुआ है, ठीक है। आपके पास क्या क्या है, आपके पास दिया हुआ है m, 1 मिनट। आपके पास जो दिया हुआ है वो m दिया हुआ है, m दैट इज मास। m दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है m 1500, ठीक है। 1500 m है। उसके बाद 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण, तो जो a है a वो माइनस में जाएगा, -1.7। माइनस में क्यों जाएगा, क्योंकि चलती हुई चीज़ को रोकना है, स्पीड को बढ़ाना नहीं है, स्पीड को कम करना है, इसीलिए ये माइनस में आएगा। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है f। तो f का फॉर्मूला होता है f = ma, ठीक है। तो बहुत आसान है। m आपके पास दिया हुआ है, a आपके पास दिया हुआ है, बस a माइनस में लगाएंगे और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
मल्टीप्लाई करके आंसर भी माइनस में आएगा। जो इसका यूनिट है वो आएगी न्यूटन, क्योंकि उन्होंने फोर्स पूछा है, फोर्स का जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। और जो नेगेटिव साइन आएगा उसका मतलब है कि जो त्वरण था ना, स्पीड जो थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, इसीलिए ऋणात्मक चिन्ह लगा है। ठीक है, अब मैं हिंदी में एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेटा द्रव्यमान था 1500 किलोग्राम, त्वरण था -1.7, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, दोनों की आप गुणा कर लेंगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसके आगे आप न्यूटन लिखेंगे, क्योंकि न्यूटन इसका मात्रक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और इसमें जो नेगेटिव साइन आएगा वो जो है वो इस चीज़ को शो करता है कि स्पीड जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और ये कहते हैं कि एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर चली, फिर 2 सेकंड में 16 मीटर और चली, तो वस्तु की औसत गति क्या है। तो औसत गति के लिए फॉर्मूला लगता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले है 16, उसके बाद है फिर से 16 प्लस 16, ठीक है, 16 प्लस 16 हो गया 32, और अपॉन हो गया टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है 4 + 2, ठीक है, तो 4 + 2 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 32/6। 32/6 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे 6 से 32 को, जब आप 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.33, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो ये आपकी जो होगी वो एवरेज स्पीड होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोल्गी उपकरण नहीं होता तो कोशिका के जीवन पर क्या प्रभाव होता। What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? अगर गोल्गी apparatus नहीं होता तो क्या होता। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम कहाँ बनते हैं, लाइसोसोम गोल्गी apparatus में बनते हैं। तो अगर गोल्गी apparatus ही नहीं होगा तो लाइसोसोम बनेंगे नहीं। तो हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से देखें कि ये कहते हैं अगर गोल्गी उपकरण नहीं होगा तो आप लिखेंगे लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा, लाइसोसोम बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा गोल्गी उपकरण का क्या काम होता है, ये पैकेजिंग का काम करता है बेटा, ये कोरियर बॉय की तरह काम करता है, चीज़ों को पैक करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। जहाँ जहाँ सेल को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोशिका को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, ये उसे वहाँ तक पैक करके पहुँचा के आता है। तो ना तो वो पैकिंग होगी ना वो ट्रांसपोर्टेशन होगी, ठीक है, तो सेल लास्ट में मर जाएगी, क्योंकि उसके पास कुछ पहुँच ही नहीं रहा है, कोई पैक करके सामान नहीं ला रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहा है, और कोई भी हानिकारक चीज़ आएगी तो उसे ख़त्म करने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम था। अब लाइसोसोम भी नहीं बन रहा है क्योंकि गोल्गी apparatus नहीं है, गोल्गी apparatus से ही लाइसोसोम बनता है। तो लाइसोसोम भी नहीं बनेगा, मतलब कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आके हमारी कोशिका को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फाइनली यही होगा कि जो कोशिका है वो ख़त्म हो जाएगी, वो मर जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर था बेटा। सेक्शन बी इसी के साथ ख़त्म होता है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आप जब मैंने डिस्कस कर लिए हैं। स्टिल अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है हिंदी में या इंग्लिश में, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। और बेटा इसके अलावा एक बात मैं और कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घर पे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, जिनके पेरेंट्स इतना नहीं पढ़े लिखे हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। घर में बड़े भाई बहन या तो हैं नहीं, अगर हैं तो वो किसी और काम में बिज़ी हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपनी पढ़ाई में बिज़ी है। तो आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर दबा दें। थैंक यू।